आप देखिएगा दोदरी की लड़ाई जो है, उसको कहीं भी मराठास ने लिखा नहीं है। उसको सिर्फ़ 1-2 लाइन में लिख दिया है। उसको कहीं नोट नहीं किया, जबकि वो इतना बुरा दुर्गति हुआ था मुगल्स का उस वॉर में कि उस चीज़ को तो ग्लोरीफाई करना चाहिए। और ये काफ़ी खान और मुगल्स लिखे हैं इस चीज़ को कि हम लोग का कैसा दुर्गति हो गया था। एकदम कहा जाता है कि ये लोग पानी और स्ट्रॉ जो होता है, वो जो घास-फूस जो होता है, वो खाते थे मुगल्स कितने दिन। कहा जाता है कि औरंगज़ेब के मरने के 1707 उसके कुछ दिन पहले औरंगज़ेब के कैंप पे हमला हुआ था। और उसका खुद का बैगेज जिसको कहते हैं, जैसे राजा चलते थे तो उसके आगे पीछे नाई, सेवक, ये सब बहुत से नाचने वाली, खाना बनाने वाली, इस टाइप के लोग चलते थे पीछे। उनके उसके बैगेज पे हमला हुआ था और बड़े-बड़े लोगों को वहाँ पे पकड़ा गया था। और ना सिर्फ बैगेज पे हमला हुआ था, ये लोग तो उसके जो पर्सनल बॉडीगार्ड है, उसको काट के ये लोग औरंगज़ेब तक पहुँच गए थे। और कहा जाता है कि दानाजी अगर और ज़्यादा प्रयत्न करते, तो हो सकता है औरंगज़ेब उस दिन पकड़ा जाता है। औरंगज़ेब वुड हैव बीन कैप्चर्ड दैट डे, बट फॉर द रीजंस अननोन। कहा जाता है कि मराठा लेटर्स में लिखा गया है कि ये लोग देख के औरंगज़ेब का ऑरा या उसका पॉम्प एंड शो जिसको कहते हैं, मतलब इतना चमक-धमक देख के ये लोग घबरा गए कि ये कहाँ आ गए हैं हम लोग। ये क्या है? इतना हीरा जवाहरात, आँख चमकने लगा इन लोगों का कि बाप रे! यहाँ से भागो, नहीं तो फिर अगर पकड़े गए तो फिर दिक्कत होगा। तो ये लोग बहुत से बड़े-बड़े इनके सरदार्स को और मंत्री को पकड़ा गया था बहुत। और कहा जाता है कि एक मुगल प्रिंसेस को पकड़ा गया था, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं लिखा हुआ है। औरंगज़ेब की काफ़ी बेटियां थी जो कि उनके क्या कहते हैं, उनके राजपाट में उनका सहयोग करती थी। तो काफ़ी सारी बेटियों का नाम है, एक रोशन आरा थी, और काफ़ी सारी बेटियां थी। तो किस बेटी को पकड़ा गया ये नहीं मालूम है। नमस्ते। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं, मौजूद हैं और हमारे साथ आभास वर्मा जी हैं। नमस्ते आभास जी। नमस्ते। आभास जी की जर्नी 2013 में स्टार्ट हुई थी जब उन्होंने अपनी पहली पुस्तक द बैटल ऑफ पानीपत लिखा। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, लगभग 10। लेकिन सर कहते हैं कि मेरे परिचय में आप दीजिए कि 4 किताबें लिखी हैं जिनमें प्रथम पुस्तक उनकी द बैटल ऑफ पानीपत, हिस्ट्री ऑफ श्री राम जन्मभूमि, और एक किताब है उनकी मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और एक है पृथ्वीराज चौहान। जी। जी, तो आप अपनी पुस्तक लिखी है मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आप बताएँगे कि आपको कैसे मोटिवेशन मिला मराठा एम्पायर्स के बारे में लिखने के लिए? क्या ऐसा था कि मराठा एम्पायर्स पर बहुत ज़्यादा किताबें लिखी ना गई हो? ये कोई कारण था या कैसे आपने अपनी पुस्तक को लिखने का प्रारंभ कैसे किया? देखिए, पहला बुक जो हम लिखे थे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जी, वो तो एक सीरियल आता था 1992 के आसपास, द ग्रेट मराठा करके। तो उस उससे हमको उस बुक का प्रेरणा मिला। वो सीरियल हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पे बुक लिखा जाए। वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पे जब रिसर्च किए, तो पता चला कि एक बहुत ही ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिस चीज़ पे हमारा ध्यान नहीं गया, हमको मालूम नहीं था कि शिवाजी के बारे में, संभाजी के बारे में, जो मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको कहते हैं, आज़ादी का आज़ादी का लड़ाई जिसको कहते हैं, इंडियन स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। हम तो बोलते हैं इंडियन स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम 1857 से नहीं स्टार्ट हुआ है, वो काफ़ी पहले से स्टार्ट हुआ है। बहुत बड़े क्रांतिकारी जिसको कहते हैं, वो शिवाजी थे। जी, और उनके बाद ये मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, इंडिपेंडेंस आज़ादी का जंग जिसको कहते हैं, वो शिवाजी से शुरू हुआ और वो मुगलों के अगेंस्ट हुआ। और फिर जब मराठे का एक समय है, जब मराठों का 100 साल तक राज चला, और उसके बाद अंग्रेज जब सत्ता लिए मुगल से, तो उनको सबसे बड़ा जो चैलेंज फेस हुआ, वो मराठों से हुआ। और जब मराठों को वो हराए, तभी वो जाके पूरे देश पे कब्जा किए। बिल्कुल। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। आप देखिएगा कि जो एनसीईआरटी के बुक्स में औरंगज़ेब के बाद सीधे आ जाता है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद
सीधे कंपनी शासन, या फिर भारत एक खोज देख लीजिए जी, पूरा मराठा साम्राज्य के स्ट्रगल को गायब कर दिया गया है। तो इसी चलते हम मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे सोचे एक बुक लिखने का, जी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जी। सर, आपने अपनी पुस्तक में मराठा एम्पायर्स के बारे में काफ़ी लिखा भी है। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कैसे आदिल शाही और बीजापुर एम्पायर के विघटन ने जो कॉन्ट्रिब्यूशन दिया है मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, किस प्रकार से? देखिए अभी शिवाजी जब फ्रीडम के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो महाराष्ट्र में 3 सत्ताएँ थी, एक बीजापुर, एक आदिल शाही और तीसरा मुगल एम्पायर। तो शिवाजी पहले पहले ऐसे मराठा राजा थे, या महाराज थे, जो जिन्होंने आज़ादी के बारे में सोचा। वो सोचे कि नहीं, हाँ, पहले नहीं तो मराठी या तो बीजापुर के लिए काम करते थे, नहीं तो आदिल शाही के लिए काम करते थे, नहीं तो मुगल के लिए काम करते थे। तो शिवाजी ने बोला कि नहीं, हम लोग का इंडिपेंडेंट सत्ता होना चाहिए, हम लोग का हिंदुई स्वराज होना चाहिए। जैसे विजयनगर साम्राज्य था, हमारा भी एक साम्राज्य, हिंदू साम्राज्य होना चाहिए, मराठा साम्राज्य होना चाहिए। वो एक हिंदू साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। और कुछ हद तक वो, अगर कहा जाए कि द फाउंडेशन ऑफ हिंदू एम्पायर इन इंडिया वाज लेड बाय शिवाजी। और उनका जो क्रियाकलाप जो था, वो देखिएगा, जैसे वो साउथ में जिंजी करके एक जगह है पौंडीचेरी के पास, वहां तक अपना साम्राज्य फैला दिए थे। तंजौर तंजौर में अभी भी उनके भाभी को बेंगलोर गिफ्ट कर दिए थे। तंजौर में अभी भी उनके बड़े भाई का परिवार अभी भी रह रहा है। काफी मराठा सत्ता वहाँ के लोगों में, तमिलनाडु के लोगों के पास थी। अच्छा, आपने अपनी पुस्तक में छत्रपति संभाजी महाराज और राजा राम जी के बारे में भी लिखा है। आप थोड़ा-सा बताएँगे राजा राम जी कौन थे? जी, देखिए जब शिवाजी का डेथ हो गया, व्हेन शिवाजी डाइड, थ्रोन पास टू संभाजी। Sambhaji fought the Maratha War of Independence for around 9 years. And but when he died a tragic death, there was then Aurangzeb thought that I have won everything. Now I have captured Bijapur, I have captured Nizam Shahi. Now there is no one to challenge me. I might become the supreme leader of India. But that was not the case. So the other son of Shivaji, or the younger brother of Sambhaji, संभाजी। yeah, he was Rajaram, and he continued the struggle for around 10 years. He escaped to Jinji, in Tamil Nadu near Pondicherry to the eastern coast, and continued the struggle from there. हुँ। Struggle continued from Jinji coast. After his death, his wife Tarabai, she continued the struggle till the death of Aurangzeb. Once the Aurangzeb died, it was like the Mughals were very happy to hand over the southern part of India to the Marathas. And think when Balaji Vishwanath, the first Peshwa, when he went to Delhi, the first thing that he asked for is the right to collect Chauth and Sandesh Mukhi from the southern part of India. ऐसा क्यों माना जाता है कि राजा राम जी का जो स्ट्रगल है और उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ग्लोरियस चैप्टर है मराठा एम्पायर में? There is a reason behind that, because we say that once Aurangzeb he came to South India, it is said by by a contemporary writer that he threw his pagadi down and he told that I will wear it only when I capture the whole of southern India. But that did not happen. And like Raja Ram, he was not a very fierce warrior like Sambhaji, very clever, or like very physically fit person. He was a very what can I say, very modest person, and having very modest meaning, but still he, for like around 10 years, he was able to मीन्स एकदम नाक में दम करके रख दिया था औरंगजेब का। जी। और एंड लाइक व्हेनेवर, लाइक व्हाटएवर फोर्ट औरंगजेब यूज्ड टू कैप्चर, दे यूज्ड टू कैप्चर इट विद इन 1 or 2 days। एंड लाइक द सीज ऑफ जिंजी, जिंजी का जो घेराबंदी चला, 8 या 9 साल जिंजी का घेराबंदी में स्ट्रगल चला दोनों के बीच में। ने जब संभाजी महाराज का पकड़ा था और उनको मार दिया, तो उसके बाद औरंगज़ेब को लगा कि वो पूरे मराठा एम्पायर को जीत जाएगा या उसकी जीत हो गई, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं थी। जी। तो ऐसा इसके पीछे क्या कोई ख़ास वजह रही? When Aurangzeb in 1689, when he killed Sambhaji in a very tragic manner,
and he has already eradicated the two co-religious states of Adil Shahi and Nizam Shahi. He thought that he will become the whole master of India, like Alauddin Khilji, Hmm. but that did not took place. जी It seems that Aurangzeb has gained all, but in fact, the most tragic chapter of Aurangzeb's life has begun already. जी He faced resistance not only from Rajaram, he faced resistance from Prahlad Niraji, Ramchandra Bavdekar, and not only these people, even the Nayaks of South India, they also revolted against him. There was a Lakshmi Nayak. He revolted against Aurangzeb. And there was one more, I can say, Pam Nayak. Many Nayaks of South India. There was a Rani of Biddur who is said to have defeated Aurangzeb. The most tragic or most saddest part of Aurangzeb's life is his last 10 years. Hmm. There was like disorder in the empire. Marathas established tax system. They were not just the what can say individual freedom fighters. They established rule over different regions also. And the aim was not only to liberate South India. The aim was to liberate the whole of India. If you see one of the letters of Rajaram, he clearly says that this much amount will be paid once you liberate Hyderabad, this much amount of paid when you liberate Ahmednagar, this much amount will be paid when you liberate Delhi. And you see that Delhi was never liberated. By the end of 17th century, Delhi was not liberated. But the plan was already there that we need to liberate Delhi also. औरंगजेब के पास इतना संसाधन था और वो बहुत बड़ा मतलब बहुत सारे संसाधन थे। इसके बावजूद भी मराठा एम्पायर्स को उसने क्यों मराठा एम्पायर के खिलाफ वो क्यों जीत नहीं पाया? Aurangzeb had a lot of resources, but the unity or the loyalty shown by Marathas after the death of Sambhaji, that is like you cannot see it repeated at any instance. Like Aurangzeb was not able to buy. He was able to buy some petty chieftains, but he was not able to buy a single Maratha Sardar of note. He wrote false letters to Parshuram Triambak and so many people so that to create dissent among themselves. But that did not happen. Also, he thought that since he had Sahu with him, the son of Sambhaji with him, he thought that there will be of internal quarrel between them. जिसको कहते हैं ना आपदा में कलह होना, गरीबी में कलह होना, वही कि अब इनके भी बीच में तो कलह हो जाएगा। राजा राम बोलेगा कि नहीं मैं छत्रपति बनूंगा। लोग कुछ लोग राजा राम को सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग साहू को सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये लोग तो और ज़्यादा यूनाइट हो गए कि नहीं अब हमको तो है इनसे इनको भगा देना है। और देखिएगा बहुत से हिंदू राजा या हिंदू नायक जो साउथ इंडिया के थे वो भी थोड़ा थोड़ा इनके राजा राम के साइड आ गए थे। और आप देखिए जुल्फिकार खान इतना बड़ा असद खान का लड़का जो उनका वजीर था, उसका लड़का कुछ नहीं कर पाया। 8 साल 9 साल वो जिंजी का सीज में इन्वॉल्व रहा और लेकिन वो 8 साल 9 साल वो कब्जा नहीं कर पाया। और वो कितना बार तो औरंगजेब का लड़का था कम बख्श, उसको भी भेजा गया। वो उल्टे इसके साथ जो है प्लान करने लगा, राजा राम के साथ प्लान करने लगा कि औरंगजेब के बाद हम सत्ता कैसे आती है। और वही हुआ भी। आप देखिए औरंगजेब के डेथ के बाद ये लोग कैसे आपस में लड़ गए, सारे भाई आपस में लड़ गए, कितने हिंदू राजा मारे गए, दलपत राव मारे गए और ये आपस में लड़ गए और मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया। ऐसा क्यों कहा जाता है कि दक्कन पर औरंगजेब का हमला बोलना ही उसको उसकी बर्बादी का कारण बना? जी, इसके लिए एक वर्ड है द डेक्कन अल्सर रूइंड औरंगजेब, ऐसा जादूराज सरकार ने लिखा है। देखिए नेपोलियन हमेशा कहता था द स्पेनिश अल्सर रूइंड मी, मतलब वो स्पेन की लड़ाई में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था कि वो अपना सब नुकसान कर बैठा। तो औरंगजेब भी करीब 10 साल साउथ साउथ के कैंपेन में इन्वॉल्व रहा और नॉर्थ इंडियन रीजन का नाश कर दिया। नॉर्थ इंडियन ज़मींदार जो है वहाँ जो जजिया कलेक्ट करने आता था उसका दाढ़ी नोच लेते थे और वहाँ के मुगल गवर्नर्स को भगाया गया। और तो कहा जाता है कि बहुत से मुगल गवर्नर एक्सटॉर्शन मनी देने लगे थे बहुत से ज़मींदारों को, हिंदू राजाओं को। तो ऐसा हो गया था कि औरंगज़ेब का जो साम्राज्य है
जब वो डेक्कन में रह गया था तो वो सारा से अपना साम्राज्य सेंट्रलाइज कर लिया था। वो चाहता था कि हर चीज़ मेरे हाथ में रहे। वो जानता था कि वो जैसे वो अपने भाई को मर्डर किया, वैसे ही उसके लड़के भी वही करेंगे। तो उसके साम्राज्य में भाइयों के भी बाद में लड़ाई भी हुआ और ऐसे भी साम्राज्य का आर्थिक बहुत नुकसान हुआ था। नॉर्थ जहाँ मालवा से, बिहार से, बंगाल से जहाँ से बहुत-बहुत पैसा आता था, वो थोड़ा-सा कम हो गया। उतना पैसा नहीं आता था जितना कि एक्सपेक्टेड था और जितना चलाने के लिए काफ़ी था। डोडरी की लड़ाई के दौरान क्या हुआ था? डोडरी करके कर्नाटका में एक जगह है, वहाँ 1696 में एक वॉर हुआ था संताजी घोड़पड़े और मुगल्स के बीच में। तो इसमें कासिम खान जो वो सीरा का गवर्नर था, वो वो इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट हो गया था, ही वाज़ सो मच ह्यूमिलिएटेड इन दैट बैटल दैट ही कमिटेड अ सुसाइड। और एंड आल्सो खानज़ाद खान, he was kidnapped and like he has to beg for his release, and he paid a huge amount like 20 lakhs. And the thing was, and I'll tell you one scenario that he sent one captain of his एक आदमी को वो भेजा और वो आदमी बोला कि उससे संताजी रैंसम मांगे कि मेरे को 2 लाख दे दो। तो वो बोलता है कि क्या कर रहे हो यार, 2 लाख मांग रहे हो उससे आदमी से, ये एकदम इतना बड़ा मुगल सरदार है, इससे तो कम से कम तुम 20 लाख निकाल सकते हो। तो वो क्या कहते हैं, संता जी बोले कि हाँ ठीक है, सोचो। वो सोच नहीं सकते थे कि कैसे कैसे लोगों से मेरा सामना हो रहा है। इस आदमी से हम 20 लाख निकाल सकते हैं और वो 2 लाख सोच मान के बैठे हुए थे कि नहीं, इससे हम 2 लाख में ही संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को वहाँ पे कैप्चर किया गया था। और न सिर्फ ये तो रैंसम हुआ, एक तो फिरौती वसूल हुआ और बहुत सा कैश, क्योंकि ये लोग तो बड़े बड़े ये थे, बड़े बड़े मंत्री थे, सरदार थे। इनके पास तो बहुत सारा कैश होता था, बहुत सारा हीरे जवाहरात होते थे। तो ये सभी दोदरी के लड़ाई में लिया गया। लेकिन आप देखिएगा, दोदरी की लड़ाई जो है, उसको कहीं भी मराठास ने लिखा नहीं है। उसको सिर्फ 1-2 लाइन में लिख दिया है। उसको कहीं नोट नहीं किया, जबकि वो इतना बुरा दुर्गति हुआ था मुगल्स का उस वॉर में, कि उस चीज़ को तो ग्लोरीफाई करना चाहिए। और ये काफ़ी खान और मुगल्स लिखे हैं इस चीज़ को कि हम लोग का कैसा दुर्गति हो गया था। एकदम कहा जाता है कि ये लोग पानी और स्ट्रॉ जो होता है, वो जो घास-फूस जो होता है, वो खाते थे मुगल्स कितने दिन। जी। मराठाओं ने मराठाओं ने तमिलनाडु में खुद को क्यों स्थापित किया? जी, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जी, शिवाजी महाराज का सपना था कि हम पूरे भारत को हम इंडिपेंडेंट करें, हिंदवी स्वराज एस्टैब्लिश करें। तो शिवाजी, आप देखिएगा उनका जो भी कैंपेन था, ना सिर्फ महाराष्ट्र में, और वो देखिएगा उनका तो जागीर था, बैंगलोर में भी ऐसे भी था वो। तो और उनके फादर बहुत दिन ऑपरेट किए थे इधर बैंगलोर के रीजन में, तमिलनाडु के रीजन में। उनका एक क्या कहते हैं, एक दूरदृष्टि, एक बहुत अच्छा सोच था कि हम जो है ना सिर्फ हम महाराष्ट्र में हम अपना फोर्ट बनाए, हम अपना फोर्ट जो है तमिलनाडु में भी जाके बनाए। और वो जाके एक फोर्ट वेलोर में बनाए, एक फोर्ट झिझी में बनाए। आप सोच नहीं सकते हैं। वो तो वहाँ का लैंग्वेज डिफरेंट है, वहाँ तमिल बोला जाता है, ये महाराष्ट्रीय मराठी बोलते थे। लेकिन ये जाके वहाँ जिंजी तक में जो फोर्ट तो पहले से बना हुआ था, लेकिन वहाँ पे कब्जा किए। और इनका एक सदर्न कैंपेन है, डेक्कन कैंपेन है, जो कि तमिलनाडु, कर्नाटका इसमें फैला हुआ है। और इनका जो क्या कहते हैं, एक मराठा ब्रांच है, वो तांजौर में है, अभी भी है। तो ये कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा दूरव्यापी सोच है, फार साइटेड उनका विज़न था। शिवाजी और मराठास को दैवीय मन्नत मिला है, भगवान ऐसा चाहते थे कि ऐसा हो। और हम तो सुने हैं कि श्रृंगेरी और एक जगह शिवाजी ने कोशिश किया था अपना गर्दन काट के देवी को अर्पित करने का, आंध्र प्रदेश में कहीं पे। तो उनका तो ये पूरे साउथ इंडिया को लिबरेट करने का बहुत अच्छा प्लान था। और देखिए ये काम आया बाद में राजा राम को। अगर वो जिंदगी में उनका किला नहीं रहता, तो ये कहाँ जाते, कहाँ छुपते? कोई उपाय नहीं था। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में बेराड़ समुदाय का क्या रोल था? बेराड समुदाय। जी। जी, बेराड समुदाय कर्नाटका में एक समुदाय है जो कि अभी शायद शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में आता है। वो देखिएगा, मराठास के आर्मी में उनका बहुत ज़्यादा रोल था।
बहुत से अभी एक श्रीमल्लू करके एक एमएलए हैं, शायद वो इस रामोशी कम्युनिटी से आते हैं। बहुत से अभी कर्नाटका में बहुत फेमस है ये नायक कम्युनिटी। ये लोग जो होते हैं, ये बहुत सिंपल लिविंग वाले लोग हैं। और ये अभी उनका उस टाइम भी बहुत ट्राइबल लिविंग था। और ये लोग बहुत अच्छा गोलीबाज, बहुत अच्छा मार्क्समैन होते हैं, बहुत अच्छा गोली चलाते हैं। इनका निशाना बहुत सही होता है। कहा जाता है कि शिव जी को प्रसन्न करके 3 वरदान माँगे। एक वरदान माँगे कि भई इनका जो है बहुत जो ज खेती होए, बहुत कम संसाधन में हो जाए। जी। दूसरा कि ये लोग बहुत अच्छा गोली चलाएँ और उसका निशाना बहुत अच्छा हो। जी। और तीसरा, ये लोग शिव जी के भक्ति में लगे रहें। तो ये समुदाय जो है, इसका बहुत ज़्यादा मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में रोल रहा है। एक मंदिर को औरंगज़ेब गिरा दिया, उसको एक मराठा ये है, एक बेडर समुदाय के लोग जो है फिर वहाँ मंदिर बनाए, वो अपने आप नाम पीताम्बर रख लिए थे। और बहुत से चीज़ें हैं। बेराड समुदाय को तो मुस्लिम हिस्टोरियंस बेडर लिखते थे, कि ये लोग बहुत निर्भीक रहते थे और बहुत अच्छा गोली चलाते थे। इनका निशाना बहुत अच्छा रहता था। और ये आप देखिए कि संता जी की आर्मी में इनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है। रोल में, हर इसमें बहुत अच्छा ये लोग, इनको आगे रखा जाता था। और ये लोग बहुत अच्छा निशाना मार के दुश्मन को गिरा देते थे। आप देखिएगा मुगल्स या मुस्लिम्स जो आए थे, तो वो लोग एक ख़ास चीज़ लेके आए थे। जी, तीर। उसके बाद बाबर लेके आया था बंदूक। लेकिन ये जो समुदाय है, ये उससे अच्छा गोली चलाने में ये था। और हमको लगता है मराठा साम्राज्य का पतन का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये लोग गोली चलाना बाद में छोड़ दिए थे। बाद में ये लोग तीर तलवार पे आ गए थे, फिर तलवार और इस पे भाला पे आ गए थे। लेकिन जी, ये मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और जो 10 साल इनका लड़ाई चला, इसमें बहुत गोली चला है। और बेडर समुदाय का बहुत ज़्यादा, बेराड समुदाय या बेडर समुदाय का या रामोशी समुदाय का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। क्या मराठा एम्पायर द्वारा औरंगज़ेब की बेटी का अपहरण किया गया था, ये क्या ये सत्य है? जी, कहा जाता है कि औरंगज़ेब के मरने के 1707, उसके कुछ दिन पहले औरंगज़ेब के कैंप पे हमला हुआ था। और उसका खुद का बैगेज जिसको कहते हैं, जैसे राजा चलते थे तो उसके आगे पीछे नाई, सेवक, ये सब बहुत से नाचने वाली, खाना बनाने वाली, इस टाइप के लोग चलते थे पीछे। उसके बैगेज पे हमला हुआ था और बड़े-बड़े लोगों को वहाँ पे पकड़ा गया था। और ना सिर्फ बैगेज पे हमला हुआ था, ये लोग तो उसके जो पर्सनल बॉडीगार्ड है, उसको काट के ये लोग औरंगज़ेब तक पहुँच गए थे। और कहा जाता है कि धानाजी अगर और ज़्यादा प्रयत्न करते, तो हो सकता है औरंगज़ेब उस दिन पकड़ा जाता है। औरंगज़ेब वुड हैव बीन कैप्चर्ड दैट डे, बट फॉर द रीजंस अननोन। कहा जाता है कि मराठा लेटर्स में लिखा गया है कि ये लोग देख के औरंगज़ेब का ऑरा या उसका पॉम्प एंड शो जिसको कहते हैं, मतलब इतना चमक-धमक देख के ये लोग घबरा गए कि ये कहाँ आ गए हैं हम लोग। ये क्या है? इतना हीरा जवाहरात, आँख चमकने लगा इन लोगों का कि बाप रे! यहाँ से भागो, नहीं तो फिर अगर पकड़े गए तो फिर दिक्कत होगा। तो ये लोग, बहुत से बड़े-बड़े इनके सरदार्स को और मंत्री को पकड़ा गया था बहुत। और कहा जाता है कि एक मुगल प्रिंसेस को पकड़ा गया था, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं लिखा हुआ है। औरंगज़ेब की काफ़ी बेटियां थी जो कि उनके क्या कहते हैं, उनके राजपाट में उनका सहयोग करती थी। तो काफ़ी सारी बेटियों का नाम है, एक रोशन आरा थी, और काफ़ी सारी बेटियां थी। तो किस बेटी को पकड़ा गया ये नहीं मालूम है, लेकिन कहा जाता है कि एक बेटी उसकी ये हो गई थी और एक बेटी उसकी शायद जहाज़ से ट्रैवल कर रही थी कहीं पे, तो उसको एक ईस्ट इंडिया कंपनी के एक लुटेरे ने पकड़ा था, एक समुद्री लुटेरे ने पकड़ा था। लेकिन मराठों ने भी कहा जाता है कि एक बेगम या फिर एक रॉयल लेडी को पकड़ा था। और ऐसे भी बहुत बड़े-बड़े लोगों को पकड़ लिया गया था और फिरौती लिया गया था। जी। और शायद उसके बाद ही कहा जाता है कि औरंगज़ेब का डेथ जो है, वो इतना ज़्यादा, वो इस बात को लेके डिप्रेस्ड और इतना ज़्यादा उसको शर्म आने लगा कि भाई ऐसा हो गया मेरे साथ, तो उसका कहा जाता है कि उसकी मृत्यु जल्दी हो गई। संताजी घोरपड़े वास्तव में औरंगज़ेब के तंबू पोल को ले गए थे, ये सत्य है? देखिए, जब ये लोग, संभाजी का डेथ हुआ था, बहुत ही ट्रेजिक डेथ हुआ था, तो ये लोग काफ़ी गुस्से में थे। और जब ये लोग घेर लिए रायगढ़ को, तो एक छोटा-सा टुकड़ी लेके संताजी एक हमला करने का कोशिश किए। और उस हमले में कहा जाता है कि वो औरंगज़ेब के टेंट तक पहुँच गए। लेकिन उस रात औरंगज़ेब उस टेंट में नहीं सोया हुआ था, वो अपनी बेटी के टेंट में सोया हुआ था। जी। तो अब निशानी के लिए कि कुछ तो औरंगज़ेब का लेके जाना है,
या तो औरंगजेब को लेके जाना है, नहीं तो उसके कुछ लेके जाना है। जैसे शिवाजी शाइस्ता का उंगली काट दिए थे, या भाग रहा था, उसको तलवार चला, उसका उंगली कट गया था, तो ये जो है उसका टेंट पोल जो है लेके चले गया था एज ए विक्ट्री सॉन्ग। विटनेस जी। What were the long-term consequences of the Maratha War of Independence on Indian history? The long term consequences of Maratha War of Independence is like too long. I can say that we learned to fight from the Marathas. आप देखिएगा, जितना भी ये अनुशीलन समिति या फिर जितना भी है, ये लोग किसको हीरो मानते थे? शिवाजी को मानते थे। बोलते हैं ये बंगाल में शिवाजी को लेके फेस्टिवल होता था। जी। हम लोग लड़ना मराठों से सीखे। जी। अपनी आज़ादी के लिए हम लोग उनसे सीखे कि नहीं, मुगल हार भी सकते हैं, मुगल को हराया भी जा सकता है। अगर मुगलों को कमज़ोर किया, तो मराठों ने किया। और नादिर शाह तो ख़ैर उसको उनको नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन ये मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, ये इनको हिला के रख दिया मुगल को। और उसके बाद जो राजपूत थे वो भी बोले कि नहीं, एक मुगल 1710 या 1712 के बाद एक पुष्कर में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें राजपूत बोले कि अब आगे से कोई भी राजपूत अपनी बेटी को मुगल खानदान में नहीं ब्याहेगा। और अगर इन राजपूतों के बीच में कोई झंझट हुआ या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो ये लोग उस आदमी को प्रेसिडेंस देंगे, जो कि उदयपुर फैमिली से है, जो महाराणा प्रताप का वंशज है। क्योंकि महाराणा प्रताप ने कभी भी अपनी घर की किसी बेटी को मुगल खानदान में ब्याहा नहीं है, क्योंकि उनसे किसी तरह का संबंध नहीं रखा। तो उदयपुर के खानदान को प्रेफ़रेंस दिया जाएगा कंपेयर्ड टू अदर्स, और ये आप बाद में किसी तरह का आगे एक माधव सिंह, ईश्वरी सिंह के बीच में झंझट का कारण बना। लेकिन मेन बात यही है कि इन मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये साबित कर दिया कि भाई इन लोगों को हराया जा सकता है। उसके बाद सतनामी रिवोल्ट हुआ, और कहा जाता है कि जब ये लोग मंदिर गिराने लगे, जैसे केशवराय टेम्पल जो मथुरा का है उसको गिराया गया, तो वहाँ के जाट्स रिवोल्ट किए। और कहा जाता है कि अकबर का कब्र खोद के हड्डी निकाल के ये लोग फेंक दिए थे। ऐसा हुआ था। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही विस्तृत रूप में बताया हमको और कि कैसे मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा इंडियन हिस्ट्री में। और आपने सच में ये चीज़ किसी को मालूम नहीं है कि जितना हम ग्लोरीफाई अपनी किताबों में बचपन से ही फर्स्ट क्लास से लेकर के और फाइनल ईयर तक हमेशा यही बताते रहते हैं, हू वाज़ द ग्रेट किंग, ना अकबर इज़ अ ग्रेट किंग, औरंगज़ेब इज़ अ ग्रेट किंग। बट आपने कितनी अच्छी तरीके से बताया कि वो डिप्रेशन में चला गया था कि उसकी बेटी और बहू को भी, पत्नी को भी मराठाओं ने अगवा कर लिया। ना बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और और हम तो बोलना चाहेंगे जी। कि मराठा जो 1857 के वार को कहा जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था। हमारा इंडिपेंडेंस श शिवाजी के टाइम से था, या फिर हम कहते हैं विजयनगर एम्पायर भी, वो भी जो है वो अपने आज़ादी के लिए लड़ रहा था। जी। तो ज़रूर सर, अभी आपकी नई जो दूसरी पुस्तक है द बैटल ऑफ पानीपत, उस पर हम चर्चा करेंगे। जी, ज़रूर। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी।